वायु नजरें झुकाते हुए बोला, चली जाओ, कोशिश करना मेरे सामने ना आने की। ट्रे उठाए अपने आंसू छुपाते हुए स्वरा मुड़ गई। पीछे खड़ा वायु भी अपने आंसू छुपाने की कोशिश में था। वायु एक लात टेबल पर मारते हुए बोला, मैं इन हाथों से मारूंगा तुझे, जयवर्धन देख लेना। कहीं का नहीं छोरा हमें। वायु रेलिंग पकड़े चांद की तरफ देखते हुए धीरे से आंखें बंद किए। कुछ सोचने लगा। पास्ट। कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी पतली दुबली खूबसूरत शक्ल की 19 से 20 साल की लड़की एक पेड़ के नीचे खड़ी सिसक रही थी। कॉलेज से गाड़ी निकली, उसके आगे से निकल गई, पर दोबारा पीछे होते हुए वो गाड़ी उस लड़की के सामने रुकी जो अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। खिड़की का कांच नीचे करते हुए वायु ने उस लड़की को देखा। दुपट्टे से घिसने की वजह से उसकी नाक लाल हो गई थी। वायु गाड़ी से नीचे आकर उसके सामने आकर एक रुमाल आगे करते हुए बोला, लाल हो गया है नाक, अब क्या छाले करोगी? स्वरा नजरें उठा के उसे देखते हुए बोली, छाले आए या मर जाओ, आपको क्या मुझसे? वायु उसे घूरते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारी तकलीफ से। मेरी जान जाती है, तुम्हें छोटी सी खरोच भी आए तो। स्वरा सिसकते हुए उसे देखकर बोली, इसीलिए जा रहे हैं छोड़ के? वायु कमर पर हाथ रखे बोला, यार समझो, स्वरा जाना जरूरी है मेरा। तुम्हें मेरी हालत का पता है अच्छे से, बस 1 साल की बात है। स्वरा उसे घूरते हुए बोली, और मेरा क्या वायु, आपको मेरी भी हालत पता है। मेरी सौतली माँ मुझे बेचने पर तुली है। वायु उसे कंधे से पकड़े बोला, मेरे रहते कुछ नहीं करेगी वो, प्रॉमिस बच्चा। मेरे बाद मेरा भाई जयवर्धन तुम्हारी हेल्प करेगा, बहुत स्ट्रांग है वो। स्वरा नाराज होते हुए बोली, किसी और के भरोसे छोड़कर जाएंगे आप हमें? वायु घूरते हुए बोला, अपने भगवान भरोसे यार, अब रोना बंद करो। तुम मेरी सबसे प्यारी गिफ्ट हो, मेरी जिंदगी की रोती हो तो तकलीफ होती है मुझे। स्वरा उसके सीने से लगते हुए बोली, मत जाइए मुझे छोड़कर प्लीज, मुझे डर लग रहा है प्लीज वायु। वायु उसे बाहों में जकड़े उसके माथे पे किस करते हुए बोला, हम कॉलेज के बाहर हैं और तुम मेरी स्टूडेंट, चलो गाड़ी में बाकी का रोमांस करेंगे। नेक्स्ट है। दक्षा वानी के कमरे में आई तो वो लैपटॉप खोले कुछ कर रही थी। दक्षा पास बैठते हुए बोली, क्या कर रही हो तुम? वानी कॉफी पीते हुए बोली, थैंक्स फॉर कॉफी, मैं जॉब सर्च कर रही हूं, किसी कंपनी में असिस्टेंट की जॉब भी मिल जाए बहुत। दक्षा हैरानी से बोली, इतना पैसा है तुम्हारे पास, जॉब क्या करोगी, उन पैसों का क्या होगा? वानी बुझे चेहरे के साथ दक्षा को देखकर बोली, वो मेरे नहीं, वायु के पैसे हैं, उन पे मेरा कोई हक नहीं। वायु भैया ने मुझे रखा पढ़ाया, यही बहुत। दक्षा सोचते हुए बोली, पर पापा के पैसों पर तो बेटे बेटी दोनों का हक होता है। वो पैसे पापा के नहीं, वायु की मम्मी के हैं, जो उनके पिताजी ने उनके नाम किया था अपने दोनों बेटों की घटिया हरकतों की वजह से, और अब वो दोनों वायु के पीछे पड़े हैं इस पूरी प्रॉपर्टी के लिए, वानी ने कहा। दक्षा शॉक होते हुए पूछी, वायु की मम्मी मतलब वो तुम्हारी मोम नहीं है? वानी ने नहीं में सिर हिलाया तो दक्षा उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, क्या मतलब, समझाओ मुझे यार। वानी गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हें क्यों जानना है, क्या करोगी, सुन के रहोगी तो डफर ही। दक्षा उसे मुक्का मारते हुए बोली, मैं बहुत स्मार्ट हूं, बताओ सब कुछ। वानी सिर हिलाते हुए बोली, मेरा कंगाल आयाश बाप के प्यार में वायु की मम्मी ने उनसे शादी की थी, पर मेरे बाप की आयाशी कभी खत्म नहीं हुई, जिसका नतीजा में थी। पहले मैं अनाथ आश्रम में थी, फिर वायु मुझे ले आया जब उसकी मम्मी ने सुसाइड कर लिया था, वो अकेला हो गया था तब, और मैं 10 साल की थी, उसने अपने नाम से मेरा नाम भी रखा था, वानी अग्रवाल। दक्षा आंखें मिट मिट किए बोला, यहाँ क्या सब आयाश होते, सबकी एक नाजायज बेटी बेटा है, अजीब। वानी ने हैरानी से दक्षा को देखा था, वो उसे नज्याज कह रही थी। दक्षा को जैसे होश आया, उसने क्या कहा वो जल्दी से बोली, सॉरी वानी, मेरा मतलब सिर्फ यहाँ के मर्दों से था। वानी ने सिर हिलाया तो दक्षा आगे पूछी, तुम्हें यहाँ कैसे भेजा वायु ने? वायु का एक राक्षस भाई है जो उसकी प्रॉपर्टी के लिए मुझे उसकी कमजोरी बना के ब्लैकमेल कर रहा है, इसीलिए वानी ने बताया। ने कौन है वो भाई उसका? दक्षा ने पूछा। दक्षा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं कब से ढूंढ रहा था। अव्यान कमरे में आते हुए चिखा। दक्षा हैरान होते हुए पूछी, चीख क्यों रहे हो आप सर?
मुझे सुनाई देती हैं। अव्यान बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला, कमरे में चलो, बहुत काम है तुम्हारे, जल्दी। दक्षा पैर पटकते हुए निकल गई तो वानी हैरानी से बोली, अपने उसे भगाया क्यों? अव्यान दरवाजा बंद करते हुए बोला, तुमने उसे जयवर्धन के बारे कुछ बताया तो नहीं ना? वानी नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, आप जिस तरह चीखे मौका नहीं मिला। अव्यान गहरी सांस लेते हुए बोला, वो बहुत सीधी है वानी, उसे मत बताना कुछ भी जयवर्धन के बारे नहीं, ये तुम क्यों आई हो यहां, समझी? वानी ने सिर हिला दिया। अव्यान जाते हुए बोला, घर से मत निकलना। जॉब कैसे करूंगी फिर? वानी ने हैरानी से कहा, यहां रहकर नहीं कर सकती, मैं निकलने नहीं दूंगा, याद रहे जब तक वायु अपने पास नहीं रखता तुम्हें। अव्यान बोलते हुए निकल गया। वानी गुस्से से बोली, अजीब इंसान हो आप तो, मुझे ऐसे कैसे रोक सकते हो? कहते हुए बानी अव्यान के पीछे निकली थी जब सामने से आ रहे वेद से टकरा गई। वेद अपने पेपर उठाते हुए गुर्राया, अंधी तो नहीं हो, देखकर चलो, फिर काम बढ़ा दिया। वानी उसे घूरते हुए बोली, खुद देख लेते, फिर अपना घर है तो आंखें सिर पे चढ़ा के चलोगे? वेद सिर उठा के इस नाक चढ़ी लड़की को देखते हुए बोला, हाँ मेरा घर है, ये तुम संभल कर रहो। वानी अपने पैर के नीचे आए पेपर को उठा के फाड़ते हुए बोली, जैसे चाहे रहूंगी, समझे? वेद गुस्से से उसे घूरते हुए रह गया। वानी चली गई। अपने कमरे से छुपके दोनों के देख रहे दक्षा अव्यान ने एक दूसरे को देखा। अव्यान दरवाजा बंद करते हुए बोला, इनको दोबारा मिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दक्षा उसके पीछे आते हुए बोली, मुश्किल है, सिर आपका भतीजा आप जैसा खड़ूस है, सीधे मुंह बात तक नहीं करता। अव्यान उसे घूरते हुए बोला, मेरी तरह कामयाब बनेगा, मेरे नक्शे कदम पर है। अव्यान के घूमते दक्षा उसकी एक्टिंग करते हुए बोली, बड़े आए कामयाब वाले, अजीब खड़ूस हो बस। अव्यान मुस्कुरा के बोला, जैसा हो सिर्फ तुम्हारा हो जान। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, क्यों बुलाया था मुझे? यार मुझे बहुत काम है। अव्यान याद करते हुए बोला, मेरा हर छोटा बड़ा काम तुम करोगी, अब से यही कहना था बस। दक्षा आंखें फाहे उसे देखते हुए बोली, मैं करूंगी आपका हर काम। अव्यान सीरियस भाव से उसे देखते हुए सिर हिलाया तो दक्षा झल्ला के बोली, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो सर, अपना काम खुद करना चाहिए। तुम्हारे कपड़े कौन समेटता है दक्षा? तुम्हारा बिखरा हुआ कमरा कौन ठीक करता है? अव्यान घड़ी उठाते हुए बोला। दक्षा मुंह बनाए धीरे से बोली, अब गिनवा रहे हैं, देखो हद होती है, क्योंकि मैंने शादी। मैं जा रहा हूं, जब मैं वापस आऊंगा मेरे लिए कपड़े निकालना, कॉफी बनाना, बाकी बाद में बताऊंगा। अव्यान उसके गाल पर किस करते हुए बोला। दक्षा उसे रोनी सूरत बनाए देखते हुए पीछे पीछे आई। सीढ़ियों पर दक्षा धीरे से बोली, सर पाप लगेगा आपको, अपनी छोटी सी बीवी से इतना सारा काम कराओगे? अव्यान रुक के उसका चेहरा देखते हुए बोला, पढ़ाई पूरी कर ली, तुमने जॉब करोगी? दक्षा ने जल्दी से नहीं में सिर हिलाया, झल्ला के बोली, जॉब करनी होती तो शादी के लिए मरती थोड़ी मैं। अव्यान सिर हिलाते हुए मुड़ गया। अनंत पीछे से उसे कंधे से पकड़े बोला, हाय क्यूटी दक्षा, मेरा एक काम करना, रियाना के साथ हॉस्पिटल आ जाना आज चेकअप के लिए दोनों के। अव्यान जल्दी से मुड़ के बोला, इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस डम को दोगे? मैं ले आऊंगा रियाना खुद। रियाना बैठी नाश्ता कर रही अव्यान को एक नजर देखी। अनंत ने हैरानी से बोला, तू ऑफिस छोड़ कर आएगा? तू? अव्यान ने सिर हिलाते हुए कहा, बड़ा पापा बना रहा है तो मुझे इतना कर सकता हूं। आजा, छोड़ दूंगा तुझे हॉस्पिटल तक। दक्षा नाराजगी से बोली, जलते हैं सर, मुझसे निकलने नहीं देंगे मुझे। अव्यान उसे घूरते हुए बोला, मोही ये लड़की एक सेकंड फ्री ना रहे वरना तुम्हारी नौकरी गई। जी हुकुम, जैसा आप कहो, आ जाओ, 22 सब्जी काट दो। मोही बोली तो दक्षा रोते हुए ऊपर की तरफ भागी। ऊपर खड़ी गौरी ने अव्यान की चोरी नजर रियाना पर नोटिस किया था। वो सोचते हुए बोली, कुछ तो बात है। अव्यान के चेहरे पर परेशानी, अजीब बात है, पता करना पड़ेगा। इस 2 कौड़ी की लड़की का भी इंतजाम करना पड़ेगा मुझे। शाम का वक्त। दक्षा वेद के कमरे के बाहर 15 मिनट से घूम रही थी, मगर उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था अंदर जाने का। गहरी सांस लेकर वो जैसे मुड़ी, वेद उसके सामने खड़ा था। दक्षा को चौंका हुआ देखकर वेद हैरानी से बोला, काकी आप क्या ढूंढ रही थी, कब से यहाँ?
दक्षा पकड़ी जाने पर सिर खुजाते हुए बोली, वो मैं वानी को ढूंढ रही थी, नहीं तुम्हारे पास आई थी। वेद जल्दी से बोला, काकी मेरे पास पैसे नहीं है, उधार देने लायक, कॉलेज खत्म, पॉकेट मनी ज्यादा नहीं मिलती। दक्षा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, अरे यार वेद मांगने थोड़ी आई हूं, मेरे पास कार है, सर का भी अपना भी, अब तुम्हें चाहिए हो तो बताना। वेद सिर हिलाते हुए बोला, अच्छा फिर मेरे पास क्यों आई थी आप? दक्षा इधर उधर देखते हुए बोली, यहां कोई सुन लेगा, कहीं और जाकर बात करें। वेद थोड़ा हैरान, पर दक्षा उसकी काकी थी, उसे वो इनकार नहीं कर सकता था। दोनों बालकनी में आगे। दक्षा को समझ नहीं आ रही थी वो बात कहां से शुरू करे। काफी देर चुप खड़े रहने के बाद वेद खुद बोला, काकिसा आपको वानी के बारे कुछ पूछना था। दक्षा ने हाँ में सिर हिलाया तो वेद धीरे से पूछा, क्या पूछिए? दक्षा जल्दी से पूछी, पहले से जानते हो ना तुम उसे? वेद हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, आप भी तो जानती है, साथ पढ़े हैं हम, काई भूल गई। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, सर जैसे चालू हो पता है, पर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। तुम्हें पता है मैं किस बारे पूछ रही हूं? नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, मैं काकुसा जैसा कभी बन ही नहीं सकता। दक्षा थोड़ा गुस्से से बोली, प्यार करते थे ना तुम दोनों एक दूसरे से, फिर ऐसा क्या हुआ जो अजनबी बन गए हो, बिल्कुल देखते भी नहीं एक दूसरे की तरफ है। वेद चौका दक्षा की बात पे काफी देर खामोश रहकर बोला, काकिसा आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, कौन कहा आपसे ये सब, ऐसा कुछ नहीं। दक्षा की घूरती नजर खुद पे देख के वो चुप हो गया। दक्षा सीरियस टोन में बोली, सच बताओ, सिर्फ झूठ नहीं होके। वेद नजरें फेरते हुए बोला, वो दुश्मन के घर से है काकिसा, हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, बेटर है पहले अलग हो जाए हम। दक्षा उसे बाजू से पकड़े अपनी तरफ खिंचते हुए बोली, कौन कहा तुमसे ये कोई फ्यूचर नहीं हो सकता? दुश्मनी बड़ी थोड़ी होती है यार, प्यार से आगे वेद होती है। काकिसा ये आपका शहर नहीं है, हमारा गांव है जहाँ के रीति रिवाज अलग है। यहाँ दुश्मनी होती है, सालों तक चलती है, ना खत्म होने वाली दुश्मनी। एक प्यार के चक्कर में पूरे खानदान की जान दांव पर नहीं लगा सकते हैं। दक्षा हैरान होकर उसे सुनते हुए बोली, बहुत ऑप्शन है अगर तुम साथ रहना चाहो तो। मुझे नहीं देखे घर से भी कहा गया था उससे दोस्ती तोड़ दूं मैं, उन्हें कोई नई दुश्मनी नहीं चाहिए। वेद ने कहा। किसने कहा था? दक्षा पूछी। बाबा ने, घर पे सबको पता चल गया था हमारी दोस्ती का। वेद धीरे से बोला। दक्षा के पास कहने को कुछ नहीं था। वेद का चेहरा देखते हुए वो खुद से बोली, प्यार बड़ी कोई ताकत नहीं होती, प्यार सच्ची हो तो सब बदल जाता है, तुम्हारा प्यार ही कमजोर था इसीलिए छोड़ दिया। वेद हैरानी से दक्षा को देखते हुए बोला, मैं आज भी उससे प्यार करता हूं काकिसा, पर दोनों परिवार नहीं मिल सकते कभी। दक्षा गुस्से से बोली, परिवार से शादी करनी है तुम्हें? वेद ने नहीं में सिर हिलाया। दक्षा गुर्रा के बोली, तो कोई कुछ नहीं कर सकता अगर तुम दोनों साथ रहो तो, पर तुम डरपोक हो, तुमसे नहीं होगा। घरवाले एक ना एक दिन मान ही जाते हैं यार, कोशिश तो करते, तुम पहले डर गए। वेद धीरे से बोला, अब क्या फायदा इन सब बातों को काकी? दक्षा पैर पटकते हुए बोली, रोते रहो बैठकर, अपने घरवालों की पसंद की लड़की से कर लेना शादी। तुम सर जैसे नहीं ही वो प्यार के लिए मर मिट सकते हैं, मार सकते हैं, तुम तो भागने वाले हो। वेद दक्षा को आंखें फाड़े देखता रहा, मुट्ठी कसे बोला, मैं भागने वालों से नहीं हूं काकी, पर आप ये दो परिवार के बीच की दुश्मनी नहीं समझ सकती। प्रताप भवन। स्वरा रसोई में खड़ी सब्जी काट रही थी। वायु दूरी में हॉल में बैठा गोद में लैपटॉप लिए टाइप कर रहा था। जयवर्धन घर के अंदर आया। एक नजर वायु और स्वरा को देखकर एक एवल स्माइल के साथ आकर वायु के पास बैठ गया। वायु उसे एक नजर देखकर अपना काम करने लगा। जयवर्धन मुस्कुरा के बोला, क्या बात है, मेरे खिलाफ कौन सी साजिश की जा रही है? वायु मुस्कुरा के बोला, जयवर्धन प्रताप होना खुद पता कर लो। जयवर्धन सिर हिला के बोला, कर लूंगा, फिर तुम्हारा क्या होगा वो सोच लेना तुम। वायु मुस्कुरा के बोला, मेरी कमजोरी अब तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। मुस्कुरा के मुछों को छूते हुए बोला, हाथ तो सबसे बड़ी कमजोरी है। स्वरा बिंद थक कर आया है, पानी नहीं पूछोगी? जयवर्धन चीखते हुए बोला।
स्वरा भागते हुए उसके लिए पानी लाई जाए ग्लास उठाते हुए दूसरा हाथ आगे करके स्वरा को कमर से पकड़े अपने गोद में खींच लिया। स्वरा कुछ पलों के लिए हैरान थी और वायु अपनी मुट्ठी कशे नजरें लैपटॉप पर रख ली। जयवर्धन स्वरा के कमर पर हाथ रखते हुए बोला, अपने पति को आराम देना फर्ज है तुम्हारा, कहा भाव रही थी। स्वरा के लिए वायु के सामने इस तरह किसी और की बाहों में होना मौत से ज्यादा घटिया थी। वो आंखें भींचे जय के हाथ को दूर करने की कोशिश करने लगी। स्वरा रूंधे गले से बोली, प्लीज जाने दीजिए। वायु मुट्ठी भींचे जबड़े कशे बैठा था। वो कुछ नहीं कर सकता था, उसका अब इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं था। जयवर्धन का हाथ स्वरा के कमर से उसके पीठ पर अपना हाथ सहला रहा था। वायु सामने रखे टेबल को झटकते हुए उठकर वहां से चला गया। होते हुए जयवर्धन मुस्कुराते हुए स्वरा को कंधे से पकड़े उसके होठों से होठ जोड़ देता है, क्योंकि उसे पता था वायु कहीं से तो उसे देख रहा होगा। अगली सुबह दक्षा आराम से लेटी मुस्कुरा रही थी जब अव्यांग की चीख से वो आंखें खोल उसे एक नजर देख दोबारा आंख खोलते हुए बोली, 11। क्या है सर, सोने दीजिए, चिल्ला क्यों रहे हो? अध्यान उसे बाजू से पकड़े उठा के बैठाते हुए बोला, दक्षा तुम्हें मेरे सारे काम करने थे, भूल गई। उठो और मेरे कपड़े निकालो। दक्षा ने एक आंख खोलकर उसे देखा, फिर झल्ला के बोली, मुझे नहीं आते, मैं नहीं करूंगी, जाओ यहां से, सोने दो। अव्यान गुस्से से चिखा, उठ रही हो तुम या मैं दूसरी सजा का इंतजाम करूं तुम्हारे लिए? दक्षा बेचारगी से उठ के बैठते हुए बोली, आपको ना पाप लगेगा सर, अपनी छोटी सी बीवी से इतना काम कराते हो। अव्यान उसे घूरते हुए बोला, घर की बाकी औरतें भी तो करती हैं। दक्षा तुम रियाना को ही देख लो, इस हालत में भी वो अनंत का सबका कितना ख्याल रखती है। बाकियों जैसी भी तो नहीं होना सर, दक्षा हूं, सबसे अलग क्यों, किसी और को देखो। दक्षा हाथ आगे करते हुए बोली। अव्यान आगे आया तो दक्षा ने उसे हक करते हुए सिर उसके सीने पर रख दिया। अव्यान उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मेरी दक्षा सबसे अलग है, लव यू। दक्षा ने हैरानी से सिर उठा के उसे देखा। अव्यान ने आईब्रो रेज करके उसे पूछा तो उसने नहीं में सिर हिला दिया। दक्षा धीरे से बोली, सर मुझे वॉशरूम तक छोड़ दीजिए। अव्यान उसे गोद में उठाते हुए बोला, मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर बहुत कुछ करूंगा। दक्षा उसके सीने पे मुंह छुपाते हुए बोली, मैं छोड़ने दूंगी भी नहीं। कुछ देर बाद सबका नाश्ता हो चुका था। दक्षा सीढ़ियों में बैठी जम हाई लेते हुए सबको इधर उधर करते देख रही थी जब उसकी नजर उसकी तरफ आ रही रियाना पर गई। दक्षा उसके बढ़ते पेट को देखकर बोली, रियाना का पेट कितना बड़ा हो गया है, लगता ही नहीं 5 मंथ है। रियाना उसकी बात पर वही रुक गई, पर सबने रियाना की तरफ देखा था। वहीं बैठा अव्यान ने गुस्से से दक्षा को घुरा। अनंत ने कैसुल्ली कहा, हाँ उसके वेट की वजह से शायद। दक्षा मैंने सारी रिपोर्ट चेक की है, कल ही सब नॉर्मल है। रियाना ने एक गहरी सांस लेकर कहा, दक्षा फालतू बैठी रहती है इसीलिए ऐसी बातें सोचती है, आओ तुम्हें खाना बनाना सिखाऊं मैं। अव्यान मुस्कुरा के बोला, मेरी फेवरेट गाजर का हलवा सिखाओ इसको सबसे पहले। दक्षा रोनी सूरत बनाते हुए अनंत से बोली, देख रहे हो तुम, तुम्हारी बीवी मेरे पति के साथ मिलके मुझसे बदला ले रही है। बताओ मेरी स्किन काली हो जाएगी ना चले के पास जाने से। अनंत सिर हिलाते हुए बोला, रियाना खबरदार, अपने भाई से मिलके मेरी बेइज्जती को परेशान करने का सोचा भी तो। दक्षा खुश हुई। अव्यान उठते हुए बोला, हलवा रेडी रखना मेरे आने तक। दक्षा उसके पीछे भागते हुए गई। अव्यान गाड़ी में बैठ चुका था। विंडो नीचे करते हुए उसने दक्षा को देखा। दक्षा उसके तरफ झुकते हुए बोली, बाहर जाना तो बंद करवा दिया है मेरा, मुझे आज लंच करना है बाहर। अव्यान ने उसके चेहरे को देखते हुए हाथों से उसके गाल को छूते हुए प्यार से बोला, आज बहुत काम है सोना, कल चले। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, फिर मुझे अकेले जाने दीजिए, आप काम कर लो। अव्यान उसे घूरते हुए बोला, काम इतना भी जरूरी नहीं है, चलेंगे। दक्षा खुशी से उछलते हुए उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़े उसके होठों पर होठ रखे धीरे से चूमती है। पीछे गार्डन से अंदर जा रही मालती जी धीरे से बोली, हे राम बेशर्म, जैसे यही शुरू हो गया है, कमरा भी कम पड़ गया इनको। बस। अव्यान ने सिर झुका लिया, उसकी ताई थी वो, पर दक्षा मुंह बनाए बोली,
आपको अभी जाना था, यहाँ से ताइसा हम रोमांस कर रहे थे थोड़ा। मालती जी उसे घूरते हुए बोली, थारी जुबान ज्यादा कोनी चल रही छोरी। दक्षा मुंह तेरहा किए बोली, मैं चलती, तैयारी करने जाओ सर, टाटा। अव्यान की गाड़ी निकल गई, पर उसके गाड़ी के सामने आकर प्रताप की गाड़ी रुकी, जिसे देखकर अव्यान ने ब्रेक लगाया था। उसके पीछे अनंत ने भी ब्रेक लगाया था। दरवाजे पर खड़ी दक्षा भागते हुए बालकनी में गई। साथ वाणी, आध्या और गौरी भी थे। अव्यान गाड़ी से बाहर आया। जयवर्धन भी उसके सामने खड़े होते हुए आंखों पे आंखें डाले बोला, नई जंग की शुरुआत की है तुमने, मुबारक हो। अव्यान उसे अपनी जलती निगाहों से घूरते हुए बोला, इस बार फैसला होकर रहेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे हक में। जयवर्धन पॉकेट में हाथ डाले काफी स्टाइल से खड़ा मुस्कुरा के बोला, अगली बार तुमने तख्त लिया था, इस बार रानी प्रॉपर्टी, तख्त, सब कुछ मेरा होगा। अव्यान का खून खोल रहा था। उसकी बातों से वो मुट्ठी कशे उसे घूर रहा था। अनंत अव्यान के पास खड़ा उसी घमंड से बोला, गलत फहमी में अच्छी बात है, कब सब कुछ उड़ा ले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। जयवर्धन आईब्रो रेस करते हुए बोला, लगता है तैयारी मजबूती से चल रही है दुश्मनी की। शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। अव्यान सर्द आवाज में बोला। ऊपर खड़े ये नजारा देख रहे वाणी ने उन्हें घूरते हुए बोली, दुश्मन हो तो ऐसा क्या औरा है ब्रो तीनों का। दक्षा हैरानी से बोली, दुश्मन कौन? वाणी ने जल्दी से दक्षा को देखा, फिर डरते हुए बोली, मतलब सीन वैसा लग रहा है ना दक्षा, तीनों को देखो कितने हैंडसम है। जयवर्धन एक नजर पीछे सभी को देखकर बोला, वाणी दे दो, मैं चला जाऊंगा। अव्यान, मेरी कोई खास दुश्मनी नहीं तुमसे, यहाँ का होने वाला हुक्म हूं मैं, उसकी हिफाजत करना फर्ज है मेरा, वो कहीं नहीं जाएगी। अव्यान कदम आगे लेकर जयवर्धन की आंखों में देखते हुए बोला। जयवर्धन भी उसे घूरते हुए बोला, सब भुगतेगी, फिर सिर्फ एक के बदले सोच लेना। भुगतेंगी मतलब चूड़ियां पहनकर सिर्फ औरतों को टारगेट करोगे? अनंत हंसते हुए बोला। जयवर्धन उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए गुर्रा के बोला, जिंदा काट दूंगा, लाश नहीं मिलेगी। उससे पहले तेरे खानदान की अर्थी उठा दूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। अव्यान दांत पीसे सर्द आवाज में बोला तो जयवर्धन ने एक कदम पीछे लिया। जयवर्धन मुट्ठी कशे बोला, तुम बचोगे या मैं, वादा रहा, मिलते हैं जल्द। जयवर्धन निकल गया। अनंत गहरी सांस लेकर बोला, ये साला घर तक आ गया, अब क्या करेंगे? टारगेट भी औरतों को कर रहा है ये चुप। अव्यान पीछे एक नजर देखा तो सब जल्दी से नीचे बैठ गए, डर से नीचे बैठ गई। अव्यान गेट में खड़े गार्ड्स को देखकर बोला, घर से कोई निकलना नहीं चाहिए, ना ही कोई न्यू अंदर आए, दोपहर का वक्त। दक्षा बैठी मेनू को देखते हुए अजीब अजीब मुंह बना रही थी। पास बैठा अव्यान लैपटॉप खोले बैठा फास्ट फास्ट टाइप कर रहा था। आस्तिक दक्षा के पास आकर बोला, क्या ऑर्डर करेंगी लेडी बॉस? दक्षा उसे हैरानी से घूरते हुए बोला, पीए आस्तिक, तुमने वेटर की जॉब ज्वाइन कर ली, सर ने तुम्हें काम से निकाल दिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आस्तिक का मुंह सफेद पड़ गया। अव्यान टाइप करते हुए बोला, ये तुम्हारा पर्सनल वेटर है, ऑर्डर करो अब। दक्षा ने काफी चीजें ऑर्डर की, फिर अव्यान के सामने चेहरा करते हुए बोली, यही करना था तो मुझे लायक क्यों सर? अव्यान उसके चेहरे को हटाते हुए बोला, तुमसे कहा था दक्षा, में बिजी हूं, तुमने जिद किया था। दक्षा टेबल पर मारते हुए बोली, सर हद होती है, अजीब इंसान हो, बुढ़े हो आप, कोई शौक नहीं आपके। सामने से आ रहे जयवर्धन को देखकर अव्यान ने दक्षा को बाजू से पकड़े गोद में खींचा। दक्षा चौंक कर उसे देखते हुए बोली, हम बाहर है, कोई देख लेगा सर। अव्यान उसके होठों को छूते हुए बोला, देखने दो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दक्षा मुंह बनाए बोली, सर नॉनवेज खिला दो। अयान ने झटक से दक्षा को दूसरी तरफ बैठा दिया। दक्षा ने डरते हुए उसे देखा। अव्यान गुर्राके पर धीमा आवाज में बोला, छी दक्षा, तुमने फिर से ये सब कहा? दक्षा सिर हिलाते हुए बोली, सर प्रोटीन मिलती है, एनर्जी भी, जिसकी आपको इस उम्र में बहुत जरूरत है। अव्यान उसे घूरते हुए बोला, आज रात तुम्हें दिखाता अपनी एनर्जी, रुको बेटे। आस्तिक राणा खाने की प्लेट्स लिए आए। दक्षा को खाना सर्व कर दोनों भी वही पास में बैठ गए। दक्षा दोनों को घूरते हुए मन में बोली, प्राइवेसी भी कोई चीज होती है, यहां भी ऑफिस खोलकर बैठ गए। आस्तिक दक्षा की नजर खुद पे देखकर राणा से बोला, ये हमें आंखों से खा जाएगी, देखो राणा।
राणा खाते हुए बोला, कोई दूसरा रास्ता नहीं, काम और प्रोटेक्शन दोनों जरूरी है पिए। इनको क्या ही पता इनके साथ हर किसी के सिर पे मौत का साया घूम रहा है। आस्तिक धीरे से बोला, बॉस की भी हिम्मत की दाद देनी होगी, सीधा उसी के होटल आगे उसको दिखाने। जान की बिल्कुल परवाह नहीं इन्हें, दुश्मनी में जान की बाजी ही लगाई जाती है, बेवकूफ। राणा बोला, हमारे होते हुए कुछ नहीं होगा उन्हें राणा। आस्तिक ने कहा तो राणा ने मुस्कुरा के उसे देखा। अव्यान दक्षा को लेकर निकल गया था। उनकी गाड़ी रेगिस्तान के बीच से होते हुए कच्चे सड़क पर चल रही थी। पीछे दूरी बनाए गार्ड्स की गाड़ियां भी आ रही थी। दक्षा बार बार अव्यान के ऊपर गिर रही थी, रास्ता इतना ज्यादा टूटा था। दक्षा अच्छे से बैठते हुए बोली, सर कैसी सड़क है, सरकार ठीक क्यों नहीं करता इसको? अव्यान सामने देखते हुए बोला, हम ही सरकार है तो कौन ठीक करेगा? दक्षा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, वो सब ठीक है पर पीछे इन चमचों को क्यों साथ उठा लाया आप? अव्यान एक मिट्टी के रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ते हुए बोला, गार्ड्स की जरूरत है हमें इसीलिए। अव्यान ने गाड़ी रोकी। दक्षा आगे जाते बिल्कुल छोटे रास्ते को देखते हुए बोली, यहाँ से तो गाड़ी क्या हम दोनों साथ नहीं जा सकते? पर घर है, लोग रहते होंगे शायद, लेकिन कैसे? अव्यान गाड़ी से निकल के दूसरी तरफ का गेट खोलते हुए बोला, यही दिखाने लाया हूँ तुम्हें और कुछ स्पेशल भी है। दक्षा खुश होते हुए बोली, क्या सर, जल्दी बताओ। सरप्राइज बता दो डफर, अब ध्यान से चलना, कीचड़ में गिरी तो मेरी गाड़ी में बैठने नहीं दूंगा। अव्यान उसका हाथ पकड़े बोला। दोनों उस रास्ते से आगे बढ़े। छोटे छोटे मिट्टी के घर थे, जैसा दक्षा फिल्म में देखती थी आज हकीकत में देख रही थी। दक्षा घूर घूर के सब कुछ देख रही थी। उसका दिमाग खराब हो रहा था, लोग आज भी कैसे ऐसी जिंदगी काट सकते हैं। आगे जाकर एक गांव था, वहां का हाल भी ऐसा ही था। दक्षा कुछ बच्चों को बुरी हालत में देखकर बोली, सर ये लोग इतने गरीब क्यों हैं? 11 क्यों है मुझे नहीं पता दक्षा, इसका कोई जवाब नहीं है, शायद सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा इन पे। अव्यान सावधानी से चलते हुए बोला। एक सूखे पेड़ के नीचे अव्यान रुका, वो चल चल के थक चुके थे। दक्षा वहां आसपास बच्चों को देखते हुए उनकी तरफ गई। वो दक्षा को ऐसे घूरने लगे जैसे वो कोई एलियन हो। वजह दक्षा का रंग रूप, महंगे कपड़े थे। अव्यान कुछ लोगों से बात करने लगा। दक्षा एक बच्चे के आगे बैठते हुए बोली, तुम लोग स्कूल नहीं जाते? यहाँ कोई स्कूल नहीं है, बन रहा है, अभी बन जाएगी तो जाएंगे। एक लड़की ने कहा। उसकी नाक बह रही थी, बद आ रही थी, पर दक्षा को फर्क नहीं पड़ा। दक्षा उठकर अव्यान के पास आ गई। अव्यान पानी पीते हुए ग्लास उसकी तरफ करते हुए बोला, पियो, प्यास लगी होगी। दक्षा स्टील की ग्लास देखकर अव्यान को देखने लगी। अव्यान उसे मुंह खोलने का इशारा कर ग्लास ऊपर करके उसे पानी पिलाते हुए बोला, ये लोग 20 से 25 किलोमीटर चल के जाते हैं, पानी लाने तुम्हें ग्लास की फिक्र हो रही है। दक्षा उसे हैरानी से देखते हुए पानी निगल गई। अव्यान के पीछे चलते हुए दक्षा बोली, यहाँ पानी स्कूल कुछ नहीं है, ऐसा क्यों? अव्यान खामोशी से चलता रहा। 1 किलोमीटर चलने के बाद अव्यान बोला, स्कूल बनवा दिया है मैंने, अब बस पानी सड़क का इंतजाम करना है। और हॉस्पिटल का क्या? दक्षा जल्दी से पूछी। अव्यान मुस्कुरा के बोला, यही एक छोटा सा हॉस्पिटल है जहां डॉक्टर आते हैं। शहर से अनंत अपनी देख रेख में मुफ्त में इलाज कर देता है। वैसे अनंत ऐसे बहुत से गांव में मुफ्त में इलाज करता है, वो अपने कमाई का आधा हिस्सा इसी में लगाता है। दक्षा हैरान थी, उसने बिल्कुल नहीं सोचा था अव्यान इतना पैसा कमा के कुछ ऐसा भी करता होगा। दक्षा खुश होते हुए बोली, अब बस एक सेवा बाकी है। अव्यान ने जल्दी से पूछा, क्या? एक बेबी अडॉप्ट करेंगे हम? दक्षा धीरे से बोली। अव्यान चलते हुए बोला, नहीं, मुझे अपने बच्चे चाहिए, हमारे खानदान में गैरों के खून को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। दक्षा ने उसे घुरा, फिर दोनों ने साथ मिलके पूरे स्कूल को देखा, हर छोटी बड़ी चीजें, गांव के लोगों से बात की। दक्षा बहुत खुश थी। दक्षा ने उसे घुरा, फिर दोनों ने साथ मिलके पूरे स्कूल को देखा, हर छोटी बड़ी चीजें, गांव के लोगों से बात की। दक्षा बहुत खुश थी। वहां की औरतें मर्द सभी अव्यान से अपनी परेशानियां, अपना दुख बता रहे थे, जो दक्षा के लिए गर्व की बात थी। अपना सारा काम खत्म करके अव्यान अब निकलने के लिए तैयार था जब उसने दक्षा को कुछ औरतों से बात करते देखा।
अव्यान उसके पास आकर जाने के लिए कहा तो दक्षा ने नहीं में सिर हिलाते हुए कहा, सर ये लोग चाहते हम एक रात इनके साथ रुके। अव्यान ने एक नजर उसे देखते हुए उन औरतों से कहा, हम फिर कभी आएंगे पर अभी रुकना मुमकिन नहीं है। एक जवान औरत बोली, अरे हुकुम गांव से निकलते आपको रात हो जाएगी, इतनी सुंदर बिंदनी लेकर कहाँ जाओगे, आज रात रुक के हमारे गांव की शान बढ़ा दीजिए। सभी गांव वाले उन्हें जोर करने लगे, साथ ही दक्षा भी। अव्यान सबकी जिद के आगे मान गया था, दक्षा भी खुश थी। गांव वालों ने उन्हें अपने में से ही एक झोपड़ी में ठहराया था जहां एक विधवा औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी का छोटा सा घर खुले बड़े से आंगन में बना चूल्हा जहां वो औरत खाने की तैयारी कर रही थी। दक्षा उस घर को अच्छे से देख रही थी पर उसकी नजर उस टॉयलेट पे जाकर रुक गई जिसके ऊपर कोई छत नहीं थी, दीवार भी सिर्फ दोनों तरफ थी। सबके जाते वो औरत हाथ जोड़ते हुए वाली खम्मा घनी हुकुम माहरे छोटे से झोपड़ी में स्वागत थमने। दक्षा भी हाथ जोड़ते हुए बोली, छोटा हुआ तो क्या हुआ, कितना सुंदर है, कितने अच्छे से पेंट किया है इस घर को, मुझे खुशी होगी यहाँ रुकने में। वो औरत हैरानी से दक्षा को देखते हुए आंगन में रखे खटिए पर बैठती है। अव्यान भी अपना कोट दक्षा को पकड़ाते हुए बैठ जाता है। वो औरत उनके लिए खाने का इंतजाम करती है। अव्यान धीरे से दक्षा के कान में बोला, कैसे रहोगी यहाँ, तुम ऐसी वगैरह नहीं है, ये रहा ऐसी हुकुम, बिल्कुल फिक्र कोनी करना। 10 साल की वो बच्ची एक पत्तों से बने पंखे से उन्हें हवा करते हुए बोली। दक्षा उसका हाथ पकड़ पास लाते हुए वो पंखा लेते हुए बोली, इससे तो ठंडी हवा मिल रही है, क्या है ये पत्तों से बनी है, इसी से हवा करते हैं हम और बेचते भी है, 10 रुपए में एक आप लेंगी। वो बच्ची उसे बताने लगी। वो औरत उसे डांटते हुए बोली, मेहमानों से ऐसी बातें नहीं करते, छोरी हवा कर। अव्यान उसे देखते हुए बोला, झिनू स्कूल जाना शुरू किया तुमने? दक्षा हैरानी से पूछी, आपको नाम कैसे पता इसका? झिनू जल्दी से बोली, हुकुम हर हफ्ते हमसे मिलने आते हैं, ढेर सारे चॉकलेट, कपड़े और किताबें लेकर। दक्षा ने अव्यान का चेहरा देखा, वो मुस्कुरा रहा था झिनू को देखकर। झिनू बोले जा रही थी, दक्षा को पता ही नहीं चला कब उसके आंखों से एक बूंद आंसू गिरे। उसने जल्दी से उसे साफ किया। झिनू अंदर से एक पीली सिल्क की साड़ी लाकर दक्षा को देते हुए बोली, पास ही में एक काकी अपने हाथों से बनाती है, साड़ी थाम वास्ते भेजा है। दक्षा ने अव्यान को देखा, फिर झिनू का हाथ दूर करते हुए बोली, इसकी जरूरत नहीं है झिनू, मैं ये कपड़े पहनकर सो जाऊंगी, मुझे आदत है। झिनू की मासा ने दरवाजे के पीछे से कहा, ये कपड़े पहनकर कैसे सोएंगी, पहन लीजिए, इतना आसान हुक्म करते हैं, ये हमारी तरफ से है। अव्यान झिनू के हाथ से साड़ी लेते हुए बोला, पहन लेगी, जाओ तुम अपनी पढ़ाई करो। झिनू मुस्कुरा के बोली, नहीं हुक्म जे करूंगी। झिनू ने कॉलर उठाते हुए आंगन में बने नए दीवार की तरफ जाते हुए बोली। दक्षा उस साड़ी को लेकर जाने लगी तो झिनू उसे घूरते हुए पूछी, ये इनक कैसी? दक्षा मुड़ के बोली, मेरे पाजेब की। झिनू ने काफी देर तक उसके पैरों को देखा, सुनहरे रंग के वो पाजेब को देखती रही दक्षा। उसकी नजरों को देखकर मुड़ गई। झिनू भी अपने काम में लग गई थी। अव्यान खटिया से उठकर अंदर गया। दक्षा पेडीकोट और ब्लाउज में खड़ी थी। कमरे में एक खटिया थी, उसमें भी एक पर्दे का इंतजाम था जिसके उस पार से सब कुछ देखा जा सकता था। दक्षा बेचारगी से पर्दे के उस पार खरी साड़ी पहनने लगी। अव्यान अचानक से अंदर आया तो दक्षा झिझकी। अव्यान पर्दा उठाकर उसे देखने लगा। दक्षा प्लेट बनाते हुए बोली, इसके प्लेट क्यों नहीं बन रहे हैं मुझसे सर? अव्यान उसके सामने बैठकर प्लेट्स बनाते हुए बोला, क्योंकि ये शिफोन नहीं सिल्क है दक्षा। दक्षा मुस्कुरा के बोली, जो भी इसकी वजह से यहाँ का हुक्म मेरे कदमों में बैठकर प्लेट्स बना रहा है। अव्यान उसे देखकर मुस्कुरा के बोला, मैं अपने रानी की कदम चूम सकता हूँ सबके सामने। दक्षा हंसते हुए जैसे प्लेट अंदर की तरफ करने लगी, अध्यान जल्दी से बोला, मैंने हेल्प की, मुझे ये मौका मिलना चाहिए। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, बाहर है हम सर, ठरकी हकते बंद कीजिए। अव्यान ने उसे घुरा, वो मटकाते हुए निकल गई। अयान वही बैठा कमरे को देखने लगा। लोग आज भी कितनी गरीब हालत में रहते हैं। एक खटिया, एक बक्सा और 2 टेबल थे उस झोपड़ी जैसे घर में, फिर भी वो लोग खुश थे या खुश दिखाने की कोशिश कर रहे थे।
दक्षा अव्यान ने रात को उनके साथ खाना खाया था, चपाती सब्जी और मीठे में घेवर बनाया था। दक्षा को खाना बहुत टेस्टी लगी थी, उसने पेट भर के उनके साथ खाया था। झिनू के मम्मी के काफी बार कहने के बाद भी दक्षा अव्यान बाहर खटिया पर ही सोने की जिद करने लगे। वो नहीं चाहते थे उनकी वजह उन्हें कोई तकलीफ हो। अव्यान खटिए पर लिटा था। दक्षा पल्लू से हाथ साफ करते हुए आई और उसके पास बैठ गई। अव्यान ने अपना हाथ उसके कमर पर लपेट लिया तो दक्षा उसे बेचारगी से देखते हुए धीरे से बोली, यहाँ 2 लोग कैसे सोएंगे सर? ये लोग कैसे जीते होंगे इतनी मुश्किल भरी जिंदगी, और हम वहाँ लुक्यूरी लाइफ से भी खुश नहीं है। अव्यान ने उसे खिंचा। दक्षा उसके सीने पर गिरी। अव्यान ने शर्ट उतार रखी थी गर्मी की वजह से। अव्यान उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, तुम मेरे ऊपर लेट जाना, आराम से हो जाएगा। दक्षा ने उससे छुटने की कोशिश की। अव्यान ने और जोर से उसे पकड़ा। दक्षा गुस्से से बोली, सुन लेंगे वो, छोड़िए। अव्यान ने उसे लेटने का इशारा किया। दक्षा बालों को जुड़े में लपेटते हुए अव्यान के बाजू में सिर रखे लेट गई। एक पैर अव्यान के दोनों पैरों में रखे। दोनों चांद की रोशनी में खुले आंगन में ठंडी हवा में लेते चांद को देख रहे थे। दक्षा थोड़ा अव्यान की तरफ देखी। उसकी चूड़ियां पायल छन छन की आवाज के गूंज उठी। दक्षा मुस्कुरा के बोली, कितना खूबसूरत है लग रहा है ये चांद सर, ये वेदर भी। अव्यान उसकी तरफ सिर किए बोला, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा लगता है सोना। दक्षा की स्माइल और उसके चेहरे की लाली गहरी हुई। दक्षा अव्यान की तरफ घूमते हुए हाथ उसके सीने पर रखे बोली, सर आपने सब कुछ बहुत खूबसूरत कर दिया है। दिल करता है हमेशा ऐसे आपसे चिपके रहूं, ये पल आज की रात खिम ही ना हो कभी। अव्यान उसकी तरफ हुआ। दक्षा दोबारा मुड़ गई। वो खुद को एडजस्ट करने की कोशिश किए जा रही थी। अव्यान का सीना उसके पीठ को छू रहा था। दक्षा ने आंखें बंद की तो अव्यान की चलती उंगलियां उसे अपने ब्लाउज के हुक पर महसूस हुई। दक्षा जल्दी से बोली, सर क्या कर रहे हैं? अव्यान बिना कुछ बोले हुक खोल दिया। दक्षा ने गहरी सांस ली। अव्यान उसके पीठ पर हाथ को सहलाते हुए आगे की तरफ ले जाते हुए बोला, इतनी टाइट ब्लाउज क्यों पहनती हो? अव्यान दक्षा के सीने को धीरे धीरे प्यार से दबाते हुए सहला रहा था। दक्षा एहसास के साथ आंखें बंद किए मौन करते हुए बोली, आदत होगी है अब तो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? हम बाहर है, सुन लेगा कोई। अव्यान उसके सीने को जोर से दबाते हुए उसके ऊपर एक टांग रखते हुए उसके कंधे पर किस करते हुए बोला, तुम क्यों आवाज कर रही हो? ऐसे सच। दक्षा उसकी कलाई पकड़े बोली, आप मुझे मजबूर कर रहे हो सर, आप बिल्कुल ठरकी हो। दूसरी जगह ये सब करना शोभा देता है आपको। अव्यान उसकी बक इग्नोर कर चुका था। अव्यान के दोनों हाथ दक्षा के खुले ब्लाउज के नीचे उसके सीने को मसाज दे रहा था, सहला रहा था। दक्षा ने जोर से मुंह दोनों हाथों से दबा रखे थे। अव्यान उसका चेहरा देखते हुए बोला, आराम मिल रहा है? दक्षा आंखें मिट मिट करके सिर हिलाया तो अव्यान एविल स्माइल के साथ बोला, अब और ज्यादा मिलेगा। दक्षा ने हैरानी से उसे देखा। अव्यान उसके ब्लाउज को ऊपर करके एक सीने को दबाते हुए दूसरे को शक करने लगा था। दक्षा मुंह हाथों से दबाएं थी। पैर की उंगलियां फोल्ड हो रही थी, जिस वजह से उसके पायल की छन छन आवाज तेज शांत माहौल में गूंज रही थी। अव्यान तेज तेज उसके सीने को चूस रहा था। बर्दाश्त ना होने पे दक्षा अव्यान के बाल और पीठ को मुट्ठी में पकड़े अव्यान के कंधे पर दांत रख देती है। अव्यान नशे में छोटे बच्चे की तरह उसके सीने पर टूट पड़ा था। दोनों सीने को बहुत जोर से दबा के अव्यान ने दक्षा के दूसरे सीने को मुंह में लिया। इस बार दक्षा की मौन गूंजी थी। अव्यान मुस्कुराया। अव्यान उसके प्लेट खोलते हुए उसके सोने पर काट रहा था। दक्षा बर्दाश्त की हद पर थी जब अचानक से अव्यान ने उसके सीने को छोड़ा। दक्षा गहरी सांस लेते हुए अपने ब्लाउज को नीचे करती है। अव्यान उठकर बैठते हुए बोला, घूमो। दक्षा ना समझी से पूछी, क्यों, क्या हुआ? अव्यान को अजीब लगने लगा था। दक्षा को बाजू से पकड़े उसने घुमाते हुए ब्लाउज के हुक लगाते हुए अपना फोन देते हुए बोला, गार्ड्स को कहो गाड़ी लेकर आए, हमें निकलना होगा अभी। दक्षा को कुछ समझ नहीं आया, कुछ पालों में हुआ क्या? अव्यान ऐसे क्यों कह रहा था? दक्षा झोड़पी के अंदर गई। दूसरी तरफ राणा था, पर दक्षा कुछ कहती उससे पहले उसने आवाज सुनी। वो बाहर भागी, फोन हाथ में था। राणा उसे आवाज दे रहा था। दक्षा अव्यान की तरफ भागी जो नीचे गिरा था। उसका चेहरा लाल, चेहरा बॉडी से पसीने आ रहे थे।
वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था। दक्षा उसे बाजू से पकड़े परेशान होते हुए बोली, सर क्या हुआ, बोलिए, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? अव्यान दक्षा को दूर करते हुए बोला, भागो यहां से, गार्ड्स तक पहुंचो जल्दी। दक्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था अव्यान क्या कह रहा था, ऐसा क्यों कर रहा था। दक्षा रोने लगी थी। अव्यान गुर्राया, दक्षा जाओ यहां से, भागो जल्दी। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, आपको छोड़कर नहीं सर, आप उठिए, कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूं। पैरों की आवाज झोपड़ी के चारों तरफ तेज हो रही थी। दक्षा ने अचानक से फोन में कुछ टाइप किया पर तब तक देर हो चुकी थी। गोली की तेज आवाज के साथ उसने कान को बंद किया। अव्यान अपने कमर के पीछे रखे गन से गोली चला रहा था। दक्षा उससे दूरी में हैरानी से देख रही थी। वहां काफी सारे लोग थे, उन्हें घेरे दक्षा खड़ी होते हुए बोली, कौन हो तुम लोग, यहाँ कैसे आए? काले कपड़ों में चेहरा छुपाए वो बंदूक उन पे ताने खड़े थे। अव्यान मुश्किल से उठते हुए बोला, दक्षा को हाथ भी लगाया तो जिंदा जला दूंगा एक एक को। एक आदमी हंसते हुए बोला, हुकुम पहले खुद तो बचो, जहर फैल रहा है थारे शरीर में। दक्षा ने 2 कदम पीछे लिए, उसे भरोसा नहीं हो रहा था अव्यान के शरीर में जहर में था। दक्षा के आंखों से आंसू बहने लगे थे, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वो लोग जैसे दक्षा की तरफ बढ़े, अध्यान आगे जाकर उन्हें धक्का देते हुए चिखा, दक्षा जाओ यहां से, मुझे कुछ नहीं होगा, सोना प्लीज जाओ। दक्षा ने अव्यान को देखा जो इस हालत में भी उनसे लड़ रहा था। वो उठी, झुक के उसने अपने पैरों में बंधे चाकू को निकालते हुए कहा, लड़ते हैं साथ सर। अव्यान ने हैरानी से दक्षा को देखा जो नुकीली चाकू को पकड़े उसकी तरफ बड़े आदमी के सीने पर मारा था। अव्यान अपने बिगड़ती हालत के बाद भी उनसे लड़ रहा था, उन्हें दक्षा से दूर कर रहा था। दक्षा अव्यान को देखकर रोते हुए बोली, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी सर, वादा रहा। पीछे से एक आदमी ने दक्षा के सिर पर मारा था। दर्द से चीखते हुए दक्षा ने घूमते हुए उस आदमी की तरफ हाथ बढ़ाया, हाथ में पकड़ा चाकू उस आदमी के कंधे पर घुस चुकी थी। अगले ही पल अव्यान जमीन पर गिर चुका था, उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। दक्षा उसके पास आते हुए उसके सिर को सीने पर रखे उसे उठाने की कोशिश करने लगी। दक्षा को बिल्कुल होश नहीं था, वो लोग क्या कर रहे थे क्या नहीं। वहां पुलिस फोर्स आ चुकी थी। राणा भी। राणा अव्यान की हालत देखकर जल्दी से बोला, हुकुम को क्या हुआ रानीसा, इनकी हालत? दक्षा रोते हुए बोली, जहर है इनके बॉडी में। ऋषभ दक्षा के माथे से बहते खून को देखकर बोला, दक्षा खून बह रहा है, चलो हॉस्पिटल जाना होगा। दक्षा अव्यान से लिपट कर रोते हुए बोली, मैं सर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे इनके साथ रहना है। सर प्लीज उठिए, प्लीज, मैं मर जाऊंगी, आपको कुछ हुआ तो सर प्लीज उठिए। ऋषभ ने दक्षा को जबरदस्ती अव्यान से दूर करते हुए उठाया। राणा ने जल्दी से अव्यान को गाड़ी में बिठाते हुए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। दक्षा ऋषभ के साथ झोपड़ी से निकलते हुए झिनू और उसकी मां को देखकर अपना हाथ ऋषभ से छुड़ाते हुए झिनू की मां को धक्का देते हुए बोली, सर ने क्या नहीं किया लोगों के लिए, तुमने उन्हें जहर दिया, मारने की कोशिश की। इन हाथों से गला घोट दूंगी तुम्हारा, उन्हें कुछ हुआ तो दुआ करना उन्हें कुछ ना हो। दक्षा हाथ में पकड़े एक कपड़े को फेंकते हुए निकल गई। झिनू ने उसके पैरों को देखा, अब छन छन की आवाज नहीं थी, दक्षा की पाजेब जमीन पर थी जिन्हें झिनू ने उठा लिया था। हॉस्पिटल। दक्षा हॉस्पिटल में दीवार से बैठी घुटनों में सिर रखे सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके चेहरे पर खून जम चुकी थी, सिर से खून अभी तक बह रही। राणा दूर खड़ा बोला, रानी सा पट्टी करवा लीजिए, आइए, खून बह रहा है, हुकुम ठीक हो जाएंगे। दक्षा उसी तरह सिसकते रही, उसने सिर उठा के देखा तक नहीं। दक्षा ने अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस किया, सिर उठा के देखा तो अनंत था। दक्षा झट से उससे लिपटते हुए जोर जोर से रोने लगी। अनंत उसका सिर सहलाते हुए बोला, SSHHH। दक्षा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा अव्यान को। दक्षा चिल्लाते हुए बोली, नहीं वो ठीक नहीं है, उनको जहर दिया है, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, उन्हें कुछ हो जाएगा अनंत। दक्षा सिसक सिसक के रो रही थी, अनंत उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। राणा ने धीरे से कहा, चोट लगी है, इन्हें पट्टी की जरूरत है। अनंत ने अपना हाथ देखा, खून से लातपात था, पर दक्षा किसी भी कीमत पर पट्टी करने पे तैयार नहीं थी। वो उससे लिपटी चीख रही थी, रो रही थी।
सारे घरवाले भी आ चुके थे। गौरी दक्षा की तरफ आते बोली, क्या किया मेरे बेटे के साथ तूने? उसे जहर दे दिया, मेरे बेटे को खा जाएगी ये लड़की, मेरे बेटे की क्या हालत होगी। अविनाश जी गौरी को शांत करते हुए बोली, गौरी एसिडेंस है ये, दक्षा की किसी की कोई गलती नहीं है इसमें। गौरी रोते हुए चीखी, इसकी साइड लेंगे, अब भी आप जब से आई है मेरे बेटे के जान की दुश्मन बनी है, इस बार तो जहर दे दिया इसने। अनंत गौरी से विनती करते हुए बोला, मासा हॉस्पिटल है, ये चिल्लाना बंद कीजिए, दक्षा को दोष देकर क्या होगा, वो खुद जख्मी है, ये सब इसकी चाल है खुद को बेचारी दिखाने के लिए, मुझे पता है पक्का हमारे किसी दुश्मन से मिली होगी ये। गौरी दक्षा की तरफ बढ़ते हैं, उसे बाजू से पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली। पीछे खड़ा देव जल्दी से आगे आकर दक्षा को अपने पास खींचते हुए बोला, इन्हें ले जाइए आप सब, ये होश में नहीं है अभी। अविनाश जी और मालती गौरी को जबरदस्ती वहां से लेके। देव ने दक्षा का चेहरा हाथ में लेते हुए उसे हैरानी से देखा, वो सिसक रही थी, चेहरा पसीने खून से लाल था। देव उसके आंसू साफ करते हुए बोला, शांत हो जाओ, डॉक्टर देख रहे हैं, अव्यान को कुछ नहीं होगा उसे। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, मैं मर जाऊंगी देव, मैं मर जाऊंगी, उन्हें कुछ हुआ तो प्लीज उन्हें बचाओ प्लीज, मैं मर जाऊंगी, मुझे उनके बिना जीना नहीं आता। देव हैरान था दक्षा की हालत पर, उसकी बातें सुनकर उसने कभी नहीं सोचा था दक्षा ऐसा भी कुछ कह सकती थी। वो मरने की बातें कर रही थी एक इंसान के लिए जो कहती थी हर मर्द बेवफा होते हैं। देव को अफसोस खुशी कुछ नहीं हुआ था, बस तरस आया था अपनी बेहन की हालत पर। वैदेही धीरे से बोली, कुछ नहीं होगा उसे, दक्षा डॉक्टर चेक कर रहे हैं ना, ये कोई पहली बार नहीं है उसके लिए। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, वो ठीक नहीं है, उन्हें सांस नहीं आ रही थी, वो गिर गए थे मेरे सामने, उनकी हालत अच्छी नहीं थी देव, वो ठीक नहीं है, उन्हें ठीक करो जल्दी प्लीज। दक्षा फिर एक बार चीखते हुए रोने लगी थी। अनंत की आंखें भी अब नम हो रही थी, वो उठते हुए बोला, देव इसे रूम में लाओ, पट्टी करनी पड़ेगी, खून बेड़ रहा है। दक्षा जल्दी से बोली, जब तक सर को होश नहीं आएगा मुझे कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। दक्षा की बातें धीमी हो रही थी, उसे होश नहीं था वो क्या कह रही थी, क्या कर रही थी। देव ने उसे सीने से लगाते हुए गोद में उठाया और एक वर्ड लगाया, अनंत ने उसकी पट्टी करके उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया था। देव दक्षा का हाथ पकड़े बैठा उसे देख रहा था। वैदेही उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कुछ नहीं होगा अव्यान को, दोनों ठीक हो जाएंगे। देव धीरे से बोला, होना भी नहीं चाहिए, उसकी जान अब सिर्फ उसकी नहीं रही। कुछ घंटों के कोशिश के बाद डॉक्टर जब बाहर आया तो सब उनकी तरफ भागे। गौरी जल्दी से बोली, क्या हुआ, ठीक है ना मेरा बेटा, मैं मिल सकती है उससे? डॉक्टर सिर हिलाते हुए अनंत को देखकर बोले, जहर निकल चुका है, हमने उनका स्टोमक खाली कर दिया, कुछ घंटों में होश आ जाएगा उन्हें, ठीक है हुकुम बिल्कुल। वैसे भी जहर ज्यादा जहरीला नहीं था, कोई जड़ी बूटी थी जिससे इंसान की सांस रुकने लगती है, जल्दी जहर निकाला ना जाए तो खतरा हो सकता था। अक्षत धीरे से बोला, थैंक यू डॉक्टर, हम कब मिल सकते हैं उससे? डॉक्टर, होश आने तक उनकी बॉडी थोड़ी वीक होगी है, रेस्ट की जरूरत है, उन्हें अभी सुबह तक होश में होंगे, मिल लीजिएगा उन्हें। गौरी हाथ जोड़ते हुए बोली, शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपने हमें नई जिंदगी दी है। डॉक्टर सिर हिलाता निकल गया। मालती हैरानी से बोली, ये सब किसने किया होगा हुकुम सा? ये पहली बार भी नहीं था अव्यान ने साथ। ये हुकुम का तख्त मेरे बेटे के गले का फंदा बनता जा रहा है भाई सा। अविनाश जी ने चेयर पर बैठते हुए कहा। सब एक पल के खामोश थे, सबके माथे पर परेशानी के बल थे। दूसरी तरफ शेखावत भवन में भी मातम का ही हाल था। हॉल में बैठी सभी शांत थे, पर मंदिर में हाथ जोड़े बैठी आन्या आंखें बंद किए सिसक रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। पास बैठी मोही उसे शांत करने की कोशिश में लगे थे। रियाना उसके पास बैठते हुए बोली, कुछ नहीं होगा भाई सा को, अन्या भरोसा रखो भगवान पे। आन्या आंखें बंद किए बोली, इन्हीं पर भरोसा है, अब बस भाई सा को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी? मोही उसे सीने से लगाते हुए बोली, बहुत लोगों की दुआ है, उनके साथ कुछ नहीं होगा उन्हें बच्चा। आन्या मोही के सीने से लगी रोते हुए बोली, मोही तुझे तो सब पता है ना, भाईसा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ क्यों?
मैं मर जाऊंगी, भाईसा को कुछ हुआ तो उन्हें ठीक होना पड़ेगा। मुझे दोबारा अनाथ नहीं होना मोही। हमें कहते हुए आन्या सिसक सिसक कर रोने लगी। उसकी बातें सुन रियाना के आंखों में भी आंसू थे। वो धीरे से बोली, कुछ नहीं होगा, पूरा विश्वास है। आध्या का फोन रिंग हुआ। दूसरी तरफ से अव्यांग की खबर दी गई। आध्या खुशी से चिल्लाई, भाई ठीक है, जान बच गई। उनकी अनु हॉस्पिटल से फोन आया था। आन्या ने हैरानी से उसे देखा, फिर सिर भगवान के आगे झुका के बिलक कर रोने लगी। कुछ घंटों में सुबह हो चुकी थी। आज की सुबह की सूरज प्रताप महल में भुजाल लेकर आई थी। जयवर्धन कमरे से निकला तो सामने खड़ी कावेरी को देखकर एविल स्माइल के साथ बोला, तुम यहां कैसे? गुस्सा खत्म करने का सोचा है क्या माहरी प्यारी बहना? कावेरी गुस्से से लाल चेहरे के साथ जयवर्धन के सामने आकर बंदूक ताने बोली, गोली मार देंगे आपको अभी। इसी वक्त आपकी हिम्मत कैसे हुई अव्यान को जहर देने की? कावेरी की आवाज ऊपर स्टडी में वायु तक गई थी। वो भागते हुए बाहर आया, लेकिन जयवर्धन की खुदक शक्ल में 12 बजे थे। वायु गुर्रा के बोला, जय तुमने अव्यान को मारने की कोशिश की, बुजदिल जैसे। वाह। जयवर्धन हैरान होते हुए बोला, शट अप यू बोथ, मुझे इस बारे खुद तुम दोनों से पता चल रहा है। अव्यान को जहर दिया गया है। कावेरी बंदूक उसके सीने पर रखते हुए बोली, झूठ मत बोलिए जयवर्धन, आपकी फितरत से वाकिफ है, हम अपने किया है ये। जयवर्धन उसे घूरते हुए एक झटके में बंदूक खींचते हुए बोला, जयवर्धन प्रताप सीने पे वार करने की हिम्मत रखता है, कावेरी आप जानती हैं अच्छे से। और अव्यान को तो पूरे राज्य के सामने मारेंगे, तख्त हासिल करेंगे, सबको मेरा खौफ दिखना चाहिए। वायु सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला, जो कभी नहीं होगा, शेर का कुत्ते कुछ नहीं बिगाड़ सकता। औरतों पे ही वार करते रह जाओगे तुम, देखना। कावेरी आंखें फाड़े उसे जाता हुआ देखकर हंसते हुए बोली, ये तो आपको कुत्ता बोलकर गया हॉन। जयवर्धन दांत पीसे बोला, सबसे पहले इसे कुत्तों की तरह मारूंगा, फिर उस अव्यान को। कावेरी गुस्से से बोली, सोचना भी मत अव्यान के बारे, वो मेरे हैं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जयवर्धन उसे घूरते हुए बोला, बदले में मुझे क्या मिलेगा? कावेरी ने उसे गुस्से से घुरा, फिर उसकी नजर किचन में स्वरा की तरफ गई तो उसने मुस्कुरा के कहा, दक्षा वही चाहिए ना आपको? जयवर्धन एविल स्माइल के साथ बोला, भाई की पसंद का पता है बेहन को। स्वरा उनकी बात सुन चुकी थी। उसने मन में कहा, मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी इस बार, चाहे अपनी जान से जाओ। हॉस्पिटल वार्ड में सब मौजूद थे। अव्यान ने धीरे से आंख खोली तो उसके सिर पर हाथ रखे गौरी नम आंखों से उसे देख रही थी। अविनाश जी अव्यान का हाथ पकड़े पूछे, एवी ठीक है ना छोरे? अव्यान चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए बोला, दक्षा कहा है, मुझे उससे मिलना है। गौरी का खून खौल चुका था। अव्यान की बात सुन के वो गुस्से से बोली, अव्य उसकी वजह से तेरी ये हालत है, तुझे उससे मिलना है अब भी। जाओ दक्षा को लेकर आओ। आध्या, उसे भी सुकून मिले, रो रो कर हालत खराब कर लिया है उसने, विजय जी ने कहा। अव्यान उठ के बैठते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं मासा बाबा? अविनाश जी उसके सिर को पकड़े चूमते हुए बोला, जहर था, तेरे शरीर में जान को खतरा था, तेरे कैसे परेशान नहीं होते, पहली औलाद है तू मेरा। अव्यान अपने बाबा का हाथ पकड़े बोला, कुछ नहीं होगा अव्यान को जब तक वो खुद नहीं चाहेगा बाबा। मालती जी अव्यान के ऊपर से कुछ पैसे सिर पर घुमाते हुए बोली, नजर उतर जाएगी छोरे। अव्यान मुस्कुरा रहा था पर उसके अंदर दक्षा को देखने की तलब थी। दक्षा की फिक्र से उसकी सांसें थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी। अनंत उसे जोर से हग करते हुए बोला, दक्षा को रोता देखकर सच में डर गया था मैं। अक्षत भी उन्हें हग करते हुए बोला, ऐसा डर कभी नहीं हुआ जिंदगी में। अव्यान मुस्कुरा के बोला, मैं भी डर गया था दक्षा के लिए, हम निकल पाएंगे नहीं सोचा था। आप लोग निकले कैसे वहां से? रियाना ने पूछा। दक्षा भागते हुए अंदर आई। अव्यान से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। वो सिसक रही थी, उसका चेहरा आंसू से भर गया था। अव्यान उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, हम ठीक है दक्षा, रोना बंद करो और सबको बताओ तुमने मेरी जान कैसे बचाई थी। सबने हैरानी से अव्यान को देखा। आध्या जल्दी से पूछी, भाभी ने कैसे बचाया, भाई सा बताओ। अनंत दक्षा के सिर पर हाथ रखते हुए बोला,
मुझे दक्षा का टेक्स्ट आया था। ये मुसीबत में है, मैंने इसके कजिन ऋषभ को भेज दिया था, वहां उसकी पोस्टिंग वही कही थी। अव्यान ने घूर के अनंत को देखा तो वो नजरें दूसरी तरफ करके बोला, सही टाइम पर आ गया था वो। इनको उसी से प्रॉब्लम है और ऋषो ने हमारी जान बचाई। दक्षा सिसकते हुए बोली। अव्यान उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, मेरी जान तुमने बचाई, इस बार दक्षा गुंडों से लड़ गई। तुम सबने फिर एक बार हैरानी से दक्षा को देखा तो दक्षा कोने में खड़े राणा के पास जाकर उसे गले से लगते हुए बोली, इनकी वजह से हुआ है सब, इन्होंने मुझे थोड़ी सी सिखाई थी चाकू यूज करना और वार करना, इनकी वजह से हम दोनों की जान बच गई। राणा हैरान था, उसे समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। मालती जी मुस्कुरा के बोली, उसका बाप भी हमारा वफादार था, ये भी इसके बहुत एहसास है हम पे। राणा ने दक्षा के सिर पर हाथ रखे धीरे से कहा, अपने राखी बांधी है मान्य रानी सा, आपके लिए जान हाजिर है। दक्षा उसे मुस्कुरा के देखकर दोबारा अव्यांग के पास बैठते हुए उसके बाजू को पकड़े कंधे पर सिर रखते हुए दोबारा रोते हुए बोली, मैं डर गई थी, आपको देखकर आप बेहोश हो गए थे, आपकी हालत बुरी थी, फिर भी आप मुझे बचाने के लिए लड़ रहे थे। अव्यान ने उसे कंधे से पकड़ उसके सिर पर चूमते हुए कहा, मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो। गौरी का खून ये सब देखकर खौल रहा था, मुट्ठी कशे वो बाहर चली गई, उसके पीछे बाकी लोग भी निकल गए। अनंत वहां रखे काउच पर बैठते हुए बोला, जहर कैसे दिया तुम्हें उन्होंने? दक्षा ने सिर उठा के उसे देखा। अव्यान लेटते हुए बोला, खाना तो सबने साथ खाया था, फिर पता नहीं कैसे दिया होगा। दक्षा बिल्कुल धीरे सिर झुकाए बोली, ही शक्मियल। अव्यान ने हैरानी से दक्षा को देखा, उसे सारी बात समझ आ गई। जहर दक्षा को दिए गए कपड़ों में लगाई गई थी, जो कपड़ों से उसके बॉडी में लगी थी। रियाना ना समझी से पूछी, मतलब दक्षा? मुझे उन्होंने कपड़े दिए थे, उसमें लगाए थे जहर। जिसने भी किया उसके पास बहुत दिमाग था सर, दक्षा गुस्से से बोली। अक्षत सोचते हुए बोला, जैसे जैसे तख्त तक आने के दिन पास आएंगे ऐसे हमले तो होते रहेंगे। दक्षा जल्दी से बोली, नहीं चाहिए, तख्त किसी और को दे देंगे। अव्यान ने उसे कमर से पकड़े अपने सीने से लगाया, सबके सामने दक्षा भी बिना शर्म के उसके सीने से लग गई। देव कमरे से निकल गया, उसके पीछे रियाना भी निकल गई। ये देख अक्षत दोनों को छेड़ते हुए बोला, थोड़ी शर्म कर लो, दोनों सब मौजूद है। अव्यान उसे घूरते हुए बोला, मेरी बीवी है, ये मैं क्यों शर्म करूं, तुम लोग करो, हमें प्राइवेसी देने के बजाय देख रहे हो। दक्षा उठकर बैठते हुए बोली, ये सब डर गए थे सर, इसीलिए निकले, नहीं अब तक वरना निकल जाते। डर से याद आया, राजकुमारी को तुझसे मिलने आना था, मैं लेकर आता उसे, अक्षत ने कहा। अव्यान उसे रोकते हुए बोला, जरूरत नहीं इसकी, मैं शाम तक घर जाऊंगा। अनंत दक्षा जल्दी से बोले, बिल्कुल नहीं बेक है, बॉडी कल जाओगे। अव्यान गहरी सांस लेकर बोला, कुछ नहीं हुआ है, मुझे समझे दोनों, वैसे भी जब तक अव्यान सिंह शेखावत खुद ना चाहे उसे कुछ नहीं हो सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं मेरा कुछ बिगाड़ ले। दक्षा उसका चेहरा देखते हुए बोला, हाँ देखा कल मैंने सर। अनंत दोबारा अव्यान के पास आकर उसे जोर से हक करते हुए बोला, मोम डैड के बाद मैंने तुझे अपने पास आया है, तुझे कुछ हो गया तो क्या करूंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। दक्षा दोनों के ऊपर खुद के हक करते हुए बोली, और मेरे लिए तुम तीनों। अक्षत हैरान होते हुए बोला, बंद करो, फैमिली ड्रामा बोर हो रहा है अब। अनंत एक तकिया उस पे फेंकते हुए बोला, तू क्या ही समझे हमारी तड़प साले, ये हमारा दिल है, साला तू होगा मेरा जल्द कॉरेक्ट कर साले। अक्षत बाहर जाते हुए बोला। अनंत भी उसके पीछे निकल गया तो दक्षा अव्यान की तरफ मुड़ते हुए बोली, सर। अव्यान उसके माथे पर लगे पट्टी को छूते हुए बोला, दर्द हो रहा होगा। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए उसके सीने पर सिर रखे रोते हुए बोली, आप नहीं जानते मैं कितना डर गई थी, मुझे एक पल के लिए लगा मैं आपको खो ना दूं। आपको कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती सर, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, मैंने कभी किसी को इतना नहीं चाहा जिस तरह से आपको चाहती हो। आपकी डांट, आपका गुस्सा, हर चीज से मोहब्बत है मुझे। अव्यान सीलिंग को देखते हुए मुस्कुरा रहा था, उसे आज जितना सुकून मिला था दक्षा के इजहार से, इसके लिए वो 1000 बार मौत के मुंह में चला जाए। वो उसके माथे को सहलाते हुए बोला,
भी। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम खुद छूटना चाहो तब भी नहीं। मेरी सांस तुम्हारी है, बस तुम्हारे लिए जीने लगा हूं, तुम्हारे साथ जीऊंगा, साथ मारेंगे। दक्षा शांत हो चुकी थी। अव्यान ने देखा तो वो सो चुकी थी। वो दांत पिसे बोला, खड़ूस खड़ूस बोलती रहती है, जब इजहार करो प्यार दो सो जाती है, सच अ डम गर्ल। धीरे धीरे अव्यान की आंखें भी बंद होने लगी थी, पर किसी की तेज नजर उसने खुद पर महसूस की थी। शायद उसे पता था कौन है वो। शाम का वक्त, गाड़ियां तेज राफ्टर में शेखावत भवन की तरफ आ रही थी। एक गाड़ी में बैठा अव्यान दक्षा के कंधे पर सिर रखे सुकून से उसकी बातें सुन रहा था, जब अचानक से किसी लड़की ने हाथ दिखा के गाड़ी रोकनी चाहिए, पर राणा ने गाड़ी नहीं रोकी। पर दक्षा चीखी, गाड़ी रोको भाई साहब, उसे जानते हैं, हम उस दिन मंदिर में मिली थी। अव्यान के इशारे पर राणा ने गाड़ी रोकी। दक्षा नीचे आई, अव्यान भी पीछे गया। गार्ड्स उन्हें घेरे खड़े थे। दक्षा उस लड़की के पास आकर बोली, तुम मंदिर वाली लड़की हो ना? आन्या के बिहेवियर के लिए सॉरी। स्वरा मुस्कुरा के बोली, बच्ची है वो, मैंने बुरा नहीं माना उसके बाद का। अव्यान जो पीछे था वो जैसे आगे आकर स्वरा को देखा तो उसकी आंखें दंग थी, वो बोल नहीं सका। स्वरा मुस्कुरा के अव्यान की तरफ प्रसाद बढ़ाते हुए बोली, सर प्रसाद लीजिए, आपकी सेहत जल्दी ठीक हो जाएगी। अव्यान की आंखें हैरानी से बड़ी थी। उसने अचंभे से कहा, स्वरा तुम यहाँ? स्वरा ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, मंदिर आई थी प्रार्थना करने। अव्यान हैरान होते हुए पूछा, किससे शादी की तुमने और कब? स्वरा को अव्यान अच्छे से जानता था, क्योंकि वायु और उसने अपनी पढ़ाई साथ पूरी की थी। वायु को अव्यान से अलग कंपटीशन था हमेशा से, इसीलिए वो हर काम करता था जो अव्यान करता था। अव्यान के पीछे उसने उसी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया था जहां स्वरा फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। पर वायु के अब्रॉड जाने के बाद क्या हुआ उसे पता नहीं था। उसके बाद वो भी दिल्ली शिफ्ट हो गया था। दक्षा स्वरा के हाथ से लड्डू लेकर खाते हुए बोली, शुक्रिया मिस। स्वरा, और आप? स्वरा ने मुस्कुरा के पूछा। दक्षा मित्र, दक्षा अव्यान सिंह शेखावत सर की बीवी। दक्षा मीठी मुस्कान के साथ बोली, अव्यान क्या हो रहा है यहाँ? चलो लेट हो रहा है, हमें अंधेरा होने से पहले निकलना होगा। अनंत विंडो से झांकते हुए बोला। दक्षा स्वरा के गले लगकर उसे बाय कहते हुए गाड़ी में बैठ गई। कुछ मिनट में वो घर आ चुके थे आरती के साथ। अव्यान अंदर आया। वैसे तो वो काफी स्ट्रांग था, पर जहर निकालने की वजह से उसकी बॉडी बिक हो गई थी। अव्यान हॉल में सोफे पर बैठते हुए बोला, मोही कॉफी पिलाओ मुझे। दक्षा जल्दी से बोली, जी नहीं, आपको प्रोटीन विटामिन की जरूरत है, कॉफी की नहीं। अव्यान के साथ सबने दक्षा को घूर के देखा। उसे इस तरह टिपिकल बीवी जैसे बोलता देखकर हर कोई हैरान हुआ था। दक्षा शर्म से लाल होकर बैठते हुए बोली, मुझे भी 2 प्रोटीन सिर्फ फट रहा है मेरा। अव्यान ने जल्दी से कहा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? सोना, डॉक्टर को बुलाऊं? दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। अव्यान ने सिर हिलाया। अगले ही पल उसने सबको देखा। सब मौजूद थे आन्या के अलावा। अव्यान ने आध्या से पूछा, आन्या कहाँ है? आध्या कंधे उचकाते हुए बोली, पता नहीं, कहीं बैठकर रो रही होगी। अव्यान उठकर ऊपर की तरफ गया। आन्या कमरे में नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, वो कहीं नहीं थी। फिर अव्यान घर के पीछे की तरफ गया जहां सीढ़ियों पर बैठी वो सिसक रही थी। अव्यान उसके पीछे बैठते हुए बोला, मैं जंग लड़कर आ रहा हूं और मेरी लाडो ही मुझसे मिलने नहीं आई। आन्या सुबकते हुए बोली, नाराज हूं सबसे, मुझे किसी ने आपसे मिलने हॉस्पिटल जाने नहीं दिया। अव्यान ने उसे बाजू से पकड़े खिंचते हुए अपने सीने से लगाते हुए बोला, मैंने मना किया था लाडो, आज्ञा मैं तो। आन्या जोर जोर से रोने लगी। अव्यान उसका पीठ सहलाते हुए बोला, मेरी जान रोना बंद करो, तुम्हें पता है मुझे नहीं पसंद आन्या से सकते हूँ तुम्हारा रोना। बोली, आपको कुछ हो जाता अगर भाई साहब, मैं तो अनाथ हो जाती ना, अपने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।